प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मेडी साइंस ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आप सभी को पता होगा इस समय हम लोग UPSSC मुख्य सेवका का प्रिपरेशन कर रहे हैं और इस समय हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अगर हम प्रैक्टिस सेट की बात करें तो हम लोग 8 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर चुके हैं और आज का जो आपका नंबर है आपका 9 नंबर के प्रैक्टिस सेट को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और साथ में अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं ताकि उनका भी पढ़ाई यहाँ से अच्छे तरीके से हो सके। और फ्रेंड्स, आप अगर मॉक टेस्ट देना चाहते हैं रोज़ सुबह 9 बजे और रात में आप 9:45 पे हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके मॉक टेस्ट दे सकते हैं। इसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, वहाँ से आप उसमें ज्वाइन हो जाइए। इसका जो हमारा PDF होगा, PDF भी आपको हम उसी टेलीग्राम में डालते हैं, तो इसको भी आप लोग वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि प्रोटीन की घटती हुई मात्रा के क्रम में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ को व्यवस्थित कीजिए। यानी कि प्रोटीन के यहाँ पे घटते हुए क्रम में इसको व्यवस्थित करना है और आपको बताना है कि किस खाद्य पदार्थ में कितना प्रोटीन यहाँ पे पाया जाएगा, यानी कि इसमें ज़्यादा, उसके बाद में कौन, फिर उसके बाद में कौन, ये आपको बताना है। अगर यहाँ पे ऑप्शंस की बात करें तो सूजी दिया हुआ है, मूंग दाल, हरी मटर और आपका शकरकंद दिया गया है। तो देखिए यहाँ पे जो आपके ऑप्शन है थोड़ा सा इसमें डिसबैलेंस हो गया है, मतलब कि थोड़ा सा गलत लिख गया है, लेकिन हम आपको इसका जो सही रूप है उसको बता दे रहे हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात किया जाए तो आपका कौन सा आ जाएगा, यहाँ पे मूंगफली आ जाएगा। ठीक है, और दूसरे पे कौन सा आ जाएगा, आपका हरे मटर आ जाएगा। ठीक है, तीसरे पे आपका क्या आ जाएगा, आपका सूजी आ जाएगा और चौथे पे आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे शकरकंद आ जाएगा। यानी कि सबसे पहले बात की जाए तो आपको ये मूंगफली में सबसे ज़्यादा प्रोटीन, उसके बाद में आपको हरी मटर के, उसके बाद में आपको सूजी के, उसके बाद में आपको शकरकंद में प्रोटीन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इस तरह से आप पहले ऑप्शन को भी बना सकते हैं। क्या बनाएंगे आप लोग यहाँ पे, ठीक है, मूंग दाल। ठीक है, मूंग दाल यानी कि दूसरा, उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, हरा मटर, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा तीसरा, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, पहला, उसके बाद में चौथा। तो दूसरा, तीसरा, पहला और चौथा अगर ऑप्शन में आपके होता तो ये आपके यहाँ पे सही जाता है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है तो आप लोग का यहाँ पे सही नहीं जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि खाद्य पदार्थ का संरक्षण। ठीक है, यहाँ पे संरक्षण हो गया है, तो खाद्य पदार्थ का संरक्षण की अवधि किससे संबंधित है। यानी कि आपके अगर कोई भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित कर रहे हो, उसको सुरक्षित रख रहे हो, तो इसमें कौन सा संबंध ज़्यादा होगा। ठीक है, जल की मात्रा से या फिर आपका पोषक तत्वों की मात्रा, संरचना या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका जो भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें अधिक खराब होने के चांस ज़्यादा होंगे जब उसमें जल होगा। ठीक है, तो जिस भी पदार्थ में जल कम होगा वो कम खराब होगा और जिसमें जल ज़्यादा होगा वो क्या होगा, जल्दी खराब होगा। तो आपका अगर संबंध की, अवधि के संबंध की बात किया जाए तो आपके जल की मात्रा से होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 3 नंबर का, और 3 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भोज्य पदार्थों के परिरक्षण में प्रयुक्त होने वाला मुख्य रासायनिक पदार्थ है। यानी कि जो आपके भोज्य पदार्थ होते हैं इनको अगर आपको परिरक्षण करना, यानी इनको आप कुछ दिन के लिए रखना चाहते हो, तो इनमें से कौन से रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करोगे। नमक का प्रयोग करोगे या फिर सोडियम बेंजोएट, चीनी का या फिर आपका तेल का। तो देखिए, चीनी कतई मत करिएगा, चीनी अगर कर रहे हो तो फिर दिक्कत होता है और नुकसान यहाँ पे आपके होने लगता है। सोडियम जो आपका बेंजोएट है यही आपका सही आंसर जाएगा। किसी भी भोज्य पदार्थ के परिरक्षण के लिए आप यहाँ पे सोडियम बेंजोएट जैसे रासायनिक पदार्थ का उपयोग कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 4 नंबर का। ठीक है, 4 नंबर का यहाँ पे प्रश्न कह रहा है कि आंतरेत्तर पोषण का अर्थ क्या होता है। आंतरेत्तर पोषण का अर्थ क्या होता है, तो यहाँ पे बात किया जाए ऑप्शंस की तो नासिक नली से भोजन कराना, नस द्वारा भोजन कराना, अनुरूपक पोषण या फिर आपका सूखा भोजन। तो देखिए, आपका जो अंत्येतर पोषण होता है इसमें क्या होता है, जब कोई भी मरीज बीमार रहता है, ठीक है, मरीज है, उस खाना खुद से अपने, मतलब कि अपने मुंह से खाना नहीं खा रहा है, तो उसको क्या दिया जाता है, उसके नासिक नली से भोजन कराया जाता है, तो आपका क्या कहलाता है, इसी को हम लोग अंत्येतर पोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मुख के अलावा जो भी आपके नासिक द्वार के द्वारा, ठीक है, नासिक नली के द्वारा भोजन कराया जाता है मरीज को, तो उसको क्या बोलते हैं, अंत्येतर पोषण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका फर्स्ट वाला सही जाएगा। ठीक है, चलो बच्चे आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 5 नंबर का है। 5 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती महिला को प्रोटीन, लौह और फोलिक एसिड की कितनी अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता होती है, निम्नलिखित में चुनिए। कह रहा है कि एक महिला, ठीक है, नॉर्मल महिला है और दूसरी आपकी प्रेग्नेंट महिला, एक नॉर्मल महिला और एक आपकी प्रेग्नेंट महिला है। तो आपको बताना है कि इस नॉर्मल महिला से कितना अधिक आपको प्रेग्नेंट महिला में पोषक पदार्थ को यहाँ पे डालना होगा। और पोषक पदार्थ क्या है, आपका प्रोटीन, लौह और फोलिक एसिड है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है 10 ग्राम, 30 ग्राम, 100 ग्राम, 15 ग्राम, 38 ग्राम, 40 ग्राम,
400 ग्राम, 15 ग्राम 8 ग्राम 300 ग्राम और 20 ग्राम 10 ग्राम आपका 500 ग्राम। तो इसका जो यहाँ पे आपका सही आंसर जाएगा वो आपका क्या जाएगा, वो आपका जाएगा 15 ग्राम 8 ग्राम और आपका 300 ग्राम। यानी कि प्रोटीन की मात्रा 15 ग्राम एक्स्ट्रा और आपका जो लो होता है वो आप 8 ग्राम एक्स्ट्रा और फोलिक एसिड आपको 300 ग्राम एक्स्ट्रा चाहिए होता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, ठीक है, एक्स्ट्रा का मतलब हो गया कि कुल मिला के इतना चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, उच्चतर बुद्धि के बच्चे में यौन परिपक्वता कब आती है? यानी कि कोई भी जो बच्चा है वो उच्च बुद्धि का है, ठीक है, उसकी बुद्धि बहुत तेज है, तो उसमें जो यौन परिपक्वता है यानी कि मैच्योरिटी जो है वो कब तक आ जाएगी? देर से आएगी, सामान्य समय से पूर्व, या फिर सामान्य स्तर पर, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर जाएगा आपका सामान्य से, ठीक है, सामान्य समय से पूर्व ही आपका आ जाता है इसमें मैच्योरिटी, जो भी बच्चे उच्च बुद्धि के होते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 7 नंबर का, और 7 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध है किससे है? ठीक है, निम्नलिखित में से कोलेस्ट्रॉल का सर्वाधिक घनिष्ठ संबंध किससे है ये आपको बताना है। तो देखिए आपका जो कोलेस्ट्रॉल होता है बच्चे, कोलेस्ट्रॉल आपका सीधा संबंध होता है आपकी किससे? वसा से। ठीक है, किससे होता है? आपका वसा से सीधा संबंध रखता है। और अगर बात किया जाए आपके मस्तिष्क का, तो श्वेत पदार्थ जो होता है आपके, यानी कि जो आपके व्हाइट मैटर होता है उसमें आपका 14%। ठीक है, उसके बाद में अगर जो आपके मस्तिष्क का ग्रे पदार्थ होता है उसमें आपका 6% आपका क्या पाया जाता है? वसा पाया जाता है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और इसका जो सीधा मतलब कि घनिष्ठ संबंध होता है किससे होता है कोलेस्ट्रॉल का? वो आपके वसा से होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 8 नंबर का है। 8 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से प्रकट होने वाला सबसे पहला लक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि किसी व्यक्ति को विटामिन ए की कमी हो गई है तो उसमें सबसे पहला लक्षण देखने को कौन सा मिल सकता है? जीरो फ्लेम, इसको इस तरह से कहीं जीरो फ्लेम में लिया होगा। ठीक है, ये आपका पूरा नहीं होगा। ठीक है, जीरो फ्लेथमिलिया, ठीक है, ये होगा। ठीक है, उसके बाद में आपका कैरेटोमलेशिया, या फिर आपका रतौंधी, या फिर आपका ऑस्टोमलेशिया। तो देखिए सबसे पहला जो आपको लक्षण देखने को मिलेगा वो आपका क्या दिखेगा? रतौंधी देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? जो आपका पहला लक्षण प्रकट होगा विटामिन ए की कमी से, तो आपका क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। उसके बाद में आपका जीरोफ्लेथमिया, बिटाट धब्बा, ठीक है, बिटाट का धब्बा, जेरोसिस कंजक्टाइवा, जेरोसिस कार्निया, ठीक है, कैरेटोमलेशिया, ये सब आपको देखने को मिला। ठीक है, ऑस्टोमलाइसिस यहाँ पे होगा क्या? कैरेटोमलेशिया। ठीक है, क्या होगा आपका? कैरेटोमलेशिया। तो भी आपके ये विटामिन ए की लक्षण है, लेकिन जो मेन लक्षण देखने को मिलेगा आपका क्या हो जाएगा? रतौंधी हो जाएगा। ठीक है, चलो आते हैं अपने अगले प्रश्न पर बच्चे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर, ठीक है, किस खनिज की कमी शिशु मृत्यु दर क्रिटिनिज्म, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा? गंगा नहीं होगा बेटा, यहाँ पे घेंगा। ठीक है, क्रिटिनिज्म और घेंगा से संबंधित है। यानी कि कौन से खनिज की कमी से बच्चों की मृत्यु दर ज़्यादा होती है। ठीक है, और साथ साथ में आपका क्या दिक्कत होगा? ठीक है, और आपके जो घेंगा रोग होता है ये भी काज हो जाता है। तो ये आपको बताना है। तो ऑप्शन आपका है जिंक, तांबा, आयोडीन और फिर आपका मैग्नीशियम। तो देखिए जो आपका घेंगा रोग होता है इसी से आप लोग यहाँ पे देखिएगा क्रिटिनिज्म इस सबसे अंदर जाएगा। तो आपका जो घेंगा रोग होता है आपके आयोडीन की कमी से होता है। ठीक है, और अगर इसके मात्रा की बात किया जाए तो 15 से 23 मिलीग्राम इसकी मात्रा होती है। 15 से 23 मिलीग्राम इसकी मात्रा होनी चाहिए। और आपका जो आयोडीन होता है, आयोडीन किस में मदद करता है या फिर किसका संगठन हो सकता है? तो आपका T3 और T4 एक प्रकार का हार्मोन होता है। ठीक है, जिसको हम थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं। तो यही कुल मिला के आपका कार्य करता है। ठीक है, तो आपका आयोडीन का काम क्या होता है? आयोडीन का कार्य शरीर की वृद्धि व बढ़ोतरी करता है। ठीक है, और ये किसका संगठन होता है? T3 और T4 जो आपका हार्मोन होता है, जिसको हम थायराइड ग्रंथ के नाम से थायराइड हार्मोन के नाम से जानते हैं, वो होता है। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। 10 नंबर पे आ जाओ बच्चे। 10 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि परामर्शदाता की विशेषताएं होती हैं। यानी कि आपका जो परामर्शदाता होता है उसकी विशेषताएं इसमें कौन सी हो सकती हैं? ठीक है, सहानुभूति, गोपनीयता बनाए रखना, रुचिकर व्यक्तित्व, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए जो परामर्शदाता होता है इसकी जो विशेषताएं होती हैं इसमें से तीनों होती हैं। यानी कि उनकी सहानुभूति होनी चाहिए, गोपनीयता बनाए रखना तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट होता है परामर्शदाता का, और रुचिकर व्यक्तित्व भी यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, यानी कि आप काउंसलिंग जब करा रहे हैं तो उसकी जो व्यक्तित्व हो अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर जाएगा आपका उपयुक्त सभी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला सही जाएगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 11 नंबर का, और 11 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सीय परामर्श में सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा होता है?
यानी कि अगर आप चिकित्सीय परामर्श ले रहे हैं तो इसमें सबसे मूल्यवान कौशल कौन सा माना जाएगा? सुनना, अवलोकन करना, प्रश्न पूछना, सहानुभूति रखना या फिर कोई नहीं। तो देखिए जो सबसे मूल्यवान कौशल माना की बात किया जाए तो आपका सुनना, अवलोकन करना, ये क्या होता है? सबसे मूल्यवान होता है। ठीक है, कोई भी काउंसलर है तो वो किसी भी चीज़ को सुनेगा, उसके बाद में क्या करेगा? उसका अवलोकन करेगा, तो यही आपका सही आंसर जाएगा। ठीक है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में अगर अभी आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर सकते हैं, और लेक्चर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हैं। यूनिसेफ का संगठन कब किया गया? यानी कि आपका जो यूनिसेफ है उसका संगठन कब किया गया? इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेन इमरजेंसी फंड, और आपका बाद में हो गया यूनाइटेड नेशंस चाइल्ड फंड। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। और इसका जो गठन हुआ था ये आपका क्या हुआ था? 11 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 13 नंबर का, और 13 नंबर का प्रश्न इस प्रकार से है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं शब्द आ रहा है, यानी कि इनमें से कौन सा जो रोग है वो आपके वायरस के द्वारा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑप्शन जो आपके दिए हैं डेंगू, बुखार, हैजा, जुकाम। तो देखिए बच्चे, जो आपका यहाँ पे ठीक है विषाणु जनित रोग है जो आपका डेंगू रहेगा, बुखार भी आपका विषाणु के द्वारा यानी कि वायरस के द्वारा हो सकता है। ठीक है, और आपका जुकाम भी आपके किसके द्वारा हो सकता है? विषाणु के द्वारा हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली की बात की जाए किसकी, यहाँ पे हैजा की, तो हैजा आपका किसके द्वारा होता है? आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। तो आप लोग यहाँ पे ये पॉइंट आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपका जो हैजा वाली बीमारी होती है वो किसके द्वारा होता है? आपके बैक्टीरिया के द्वारा होता है। ठीक है, कौन सी बैक्टीरिया होती है? तो आपकी विब्रियो कॉलरी होती है। कौन सी होती है बच्चे? विब्रियो कॉलरी नामक बैक्टीरिया जो होता है ये आपका क्या करता है? हैजा नामक बीमारी काज करता है। इसमें जो वेक्टर का काम करता है यानी वाहक का काम करता है वो आपका क्या होता है? घरेलू मक्खी होती है। क्या होती है भैया? घरेलू मक्खी होती है। ध्यान रखना, रट लेना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपका हो जाता है। ठीक है, चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा कह रहा है कि ठीक है 14 नंबर का प्रश्न है। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किशोरावस्था शब्द लैटिन क्रियापद यानी कि एल्डोस्केर्स से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? किशोरावस्था जो शब्द है उसको हम लैटिन शब्द से, क्रियापद इसका हिंदी होता है, से लिया गया है, या फिर आपको एल्डोस्केर्स कह सकते हो। एल्डोस्केर्स से लिया गया है तो इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, तो किशोरावस्था को तो हम क्या कहते हैं? एल्डोसेंस कहते हैं, लेकिन लिया किससे गया है? एल्डोस्केर्स से लिया गया है। तो ऑप्शन आपका दिया है समझ, वास्तविक, ठीक है, विकास, या फिर आपका परिपक्वता की ओर वृद्धि। तो देखिए आपका जो किशोरा अवस्था होता है ये लैटिन क्रियापद से लिया गया है, और इसका जो अर्थ होता है परिपक्वता की ओर वृद्धि। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा? डी वाला सही जाएगा। ठीक है बच्चे, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 15 नंबर का है, और 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि सूर्य की किरण से निम्न में से कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? यानी कि सूर्य की किरण से निम्न में से कौन सा विटामिन यहाँ पे प्राप्त होता है? विटामिन के प्राप्त होगा सूर्य से, या फिर विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन डी। तो आप सभी को पता होगा कि सूर्य की किरण से हमें कौन सी विटामिन प्राप्त होती है? आपका विटामिन डी प्राप्त होता है। तो आप लोग यहाँ पे आंसर डी वाला करिएगा। ठीक है, आप सभी को ये भी पता होगा कि आपका जो विटामिन डी होता है वो आपके अस्थि को मजबूत बनाए रखता है। साथ साथ में आपका जो कैल्शियम, ठीक है, कि कौन कौन सा भैया? कैल्शियम आपका जो फास्फोरस होता है इसका क्या करता है? स्वांगीकरण में अत्यंत उपयोगी होता है। इसके कैल्शियम और फास्फोरस के स्वांगीकरण में अत्यंत उपयोगी होता है। तो यह पॉइंट आप लोग यहाँ पे नोट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा विटामिन कहाँ कहाँ पे पाया जा सकता है? तो आपकी जो मलाई होती है, मछली, मक्खन, ठीक है, मछली का तेल, घी, इन सब में भी विटामिन डी आपका थोड़ा मात्रा में पाया जाता है। चलो बच्चे आ जाते हैं अगले प्रश्न पे। थोड़ा सा फास्ट यहाँ पे हम चल रहे हैं क्योंकि कम समय में ज़्यादा प्रश्न आप लोग सॉल्व करिए, यही अच्छी बात होगी। ठीक है, 16 नंबर पे आ जाओ। 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मानव विकास की प्रक्रिया का भूतपूर्व संप्रत्यय है, यानी कि मानव विकास की प्रक्रिया का मूलभूत संप्रत्यय क्या होता है? विकास का अर्थ एवं परिभाषा, विकास की विशेषताएं, विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर, या फिर आपका उपयुक्त सभी। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा, जो मूलभूत संप्रत्यय है ये आपका क्या हो जाता है? उपयुक्त सभी, यानी कि विकास का अर्थ पता होना चाहिए, परिभाषा भी होना चाहिए, विकास की विशेषताएं उसमें होनी चाहिए, और विकास एवं अभिवृद्धि में अंतर भी पता होना चाहिए। तो आपका यहाँ पे उपयुक्त सही वाला आंसर जाएगा। ठीक है, चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 17 नंबर का है, और 17 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जन्म के समय नवजात शिशु रोता है तो, यानी कि जन्म के समय कोई भी जो नवजात शिशु होता है वो रोता है तो क्या होगा? रक्त प्रवाह उच्छेदित होता है, श्वसन क्रिया आरंभ होती है, वह भूखा होता है, या फिर उसे दर्द हो रहा होता है। तो देखिए आपका जो सही आंसर जाएगा कि जब भी बच्चा जो होता है, देखिए नवजात शिशु जन्म लेता है तो उसको क्या किया जाता है? रुलाया जाता है, चाहे मार पीट के रुलाया जाएगा,
क्योंकि जो श्वसन की क्रिया होती है जन्म के बाद शुरू होती है, यानी कि उसका जो फेफड़ा होता है वो कब शुरू करता है, वो मतलब कि जन्म लेने के बाद वो शुरू करता है श्वसन, ठीक है। यानी कि जब वो रोएगा तब उसके फेफड़ा जो होते हैं वो क्या होगा, फूलेगा, एक्सपेंड करेगा और सांस लेना शुरू कर देगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 18 नंबर का, और 18 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है, डॉट डॉट विकास का अर्थ है शरीर की गति और पर सॉरी डॉट डॉट विकास का अर्थ है शरीर की गतियों, ठीक है, पर नियंत्रण में प्रगति। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा फीलिंग होगा, तीव्र, धीमी, प्रेरणा या फिर आपका औषधि। तो देखिए इसका जो सही यहाँ पे आंसर जाएगा, ठीक है, क्या आंसर जाएगा, प्रेरणा नहीं होगा, प्रेरणा होगा। तो इसका सही आंसर जाएगा प्रेरणा, ठीक है, प्रेरणा, ठीक है। प्रेरणा विकास का अर्थ है शरीर की गतियों पर नियंत्रण में प्रगति, ठीक है, प्रेरणा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, सी वाला सही जाएगा, ठीक है बच्चे। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 19 नंबर का है, और 19 का प्रश्न कह रहा है कि 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन होता है, यानी कि जो आपका 4 माह के जो बच्चा होता है उसका आमतौर पर वजन कितना होगा, 2 गुना होगा, 3 गुना, आधा, या फिर आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा, 4 माह की अवस्था में आमतौर पर बालक का वजन 2 गुना हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ये वाला सही जाएगा। कौन सा सही जाएगा, 2 गुना हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे 4 माह के बच्चे की जो वजन है वो आपका 2 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलो आओ भैया 20 नंबर पे। 20 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि दूध से पनीर बनने की प्रक्रिया में किस पीएच पर केसीन अवक्षेप यानी कि प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। अवक्षेप को आप प्रेसिपिटेट के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे ध्यान रखना कि दूध से पनीर बनने की क्रिया में किस पीएच यानी कि पीएच मान आपको बताना है कि कितना होता है। पीएच 6.5 पे, पीएच 4.6 पे, पीएच 7.5 पे, या फिर पीएच 3.0 पे। तो देखिए जब भी आप दूध से पनीर को बना रहे होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब कि जो पीएच होता है 4.6 होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या सही जाएगा, बी वाला सही जाएगा। इतना आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में दूध क्या होता है, फट जाता है केसीन ओसीन में, ये आप लोग देख सकते हैं। इसको हम टेलीग्राम पे ही भेज देंगे, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देर नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 21 नंबर का, आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है, ठीक है। यानी कि आमतौर पर सामान्य वायुमंडलीय स्थिति में मांस, मछली और दूध उत्पादों का भंडारण कितना रखा जा सकता है। 1 से 2 दिन तक, कितने दिनों तक भी कह सकते हो, कितने दिनों तक रखा जा सकता है। 1 से 2 दिन, 1 से 2 सप्ताह, 3 से 4 सप्ताह, या फिर 12 माह। तो इसका जो सही यहाँ पे आपका आंसर जाएगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, 1 से 2 दिन। कितना, जो सामान्यतः आपका वायुमंडलीय स्थिति होती है उस पर आप लोग 1 से 2 दिन तक यहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बच्चे यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 22 नंबर का, और 22 नंबर का प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है। उच्च जैविक मूल्य का प्रोटीन उपस्थित होता है, ठीक है, दालों और फलियों में, अंडे और मीट में, अनाज और मीट में, या फिर आपका सब्जियों और फलों में। तो बताना है कि जो उच्च जैविक टाइप का जो प्रोटीन होता है वो कहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है। तो ऑप्शन जो सही आ जाएगा, क्योंकि आपकी जो शाकाहारी चीज़ें होती हैं जैसे फलियाँ, प्रोटीन, ये उत्तम साधन हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, ए वाला सही जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना कि परंतु दालें द्विदलीय बीज होते हैं, दालों में 18 से 25% तक प्रोटीन उपस्थित होता है, ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। और जो आपका सोयाबीन होता है उसमें बच्चे कितना, 43%, कन्फ्यूज मत होना, 43% आपका क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इसको आप लोग दिमाग में बैठा के रखिएगा। और दाल में आपका 18 से 25%, ठीक है। चलो, लौंग में सक्रिय मूल तत्व है, यानी कि आपका जो लौंग है इसमें कौन सा सक्रिय मूल तत्व होता है, ठीक है। क्लोव बीज को कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें सक्रिय मूल तत्व क्या होता है, थाइमाल, एथिनाल, साइनाल, या फिर आपका यूजिनाल। तो देखिए इसका जो सही आंसर जाएगा आपका क्या जाएगा, यूजिनाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी वाला जाएगा। जो लौंग होता है उसमें जो सक्रिय तत्व होता है आपका क्या होता है, यूजिनाल होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका क्या सही जाएगा, डी वाला सही जाएगा, ठीक है। चलिए आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 24 नंबर का। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एकमात्र अनाज जिसमें कैरोटीन पाया जाता है, इसमें से बताना है कि एकमात्र कौन सा अनाज है जिसमें आपको कैरोटीन मिलता है। ऑप्शन, पीला मक्का, गेहूँ, बाजरा, चावल। तो देखिए आपका जो सही आंसर जाएगा कौन सा, पीला मक्का, ठीक है, पीला मक्का, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए जो आपका पीला मक्का है, इसको आप भुट्टा के नाम से भी जानते हैं, इसमें कैरोटीन पाया जाता है, ठीक है, जो कि विटामिन ए का अच्छा स्रोत है। विटामिन ए का क्या है बच्चे, अच्छा स्रोत है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन जो पीला मक्का होता है यही, ठीक है, ध्यान रखना। चलिए आते हैं अपने अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि पानी में डालने पर ताज़ा अंडा, ठीक है, यानी कि पानी है, पानी में अगर ताज़ा अंडा डालोगे तो क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, तैरने लगेगा, ए बी दोनों या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आपको सही आंसर बताना है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। पानी में डालने पर ताज़ा अंडा नीचे बैठ जाएगा, यह शुद्ध अंडे की पहचान है। तो अगर आपको शुद्ध अंडे की पहचान करना है तो ताज़ा अंडा लाइए और पानी में डालिए, अगर आपका नीचे चला जाता है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, आपका शुद्ध अंडा हो जाएगा। क्या हो जाएगा भैया, शुद्ध अंडा हो जाएगा, ठीक है। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 26 नंबर का, और 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक गर्भवती महिला की निम्नलिखित स्थितियों में से किस पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत है। यानी कोई गर्भवती महिला है, उनमें जो भी कंडीशन बन रहे हैं, तो इनमें से कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसमें तत्काल डॉक्टर्स की सलाह लेनी चाहिए, तत्काल उस पर ध्यान देना चाहिए, ठीक है। एपोगैस्ट्रिक दर्द, पीठ की ओर होने वाला, या फिर आपका दर्द मरोड़, या फिर आपका हार्ड बर्न। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। तो गर्भावस्था में महत्वपूर्ण एपिगैस्ट्रिक दर्द कभी कभी कुछ गंभीर हालत का लक्षण पैदा करता है, जिसे प्रीलैक्मिया के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका, ठीक है, कौन सा सही जाएगा, आपका ए वाला एपिगैस्ट्रिक दर्द। क्या जाएगा आपका, एपिगैस्ट्रिक दर्द, ठीक है। तो यह गर्भवती महिला में होने वाला एपिगैस्ट्रिक दर्द पर तुरंत ध्यान देनी चाहिए। यह दर्द पेट के क्षेत्र में दबाव डालने के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए वाला सही जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 27 नंबर का, और 27 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि माताओं की 25% मौतों या फिर आपका मृत्यु दर का कारण, यानी कि आपका जो मौत हो रहा है 25% माताओं का, वो किस कारण से हो सकता है। संक्रमण, प्रसूति के कारण, रक्तस्राव के कारण, असुरक्षित गर्भपात के कारण, या फिर आपका एकलम्पसिया के कारण। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। एकलम्पसिया के कारण, या फिर आपका असुरक्षित गर्भपात के कारण, या फिर आपका रक्तस्रावण के कारण, या फिर आपका संक्रमण प्रसूति के कारण। तो इसका जो सही आंसर जाएगा कि गर्भवती के दौरान क्या हो जाता है, 25% महिलाओं में रक्तस्रावण बहुत ज़्यादा होता है और उनमें ब्लड की कमी आ जाती है, और बाद में क्या होता है, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी वाला सही जाएगा, ठीक है बच्चे। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा 28 नंबर का, और 28 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षण होते हैं, जैसे पुत्र का पिता से जुड़ा हो, ठीक है, पुत्री का पिता से जुड़ा हो। एक बार फिर से प्रश्न को रिपीट करते हैं बच्चे। विकास के इस चरण में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ा हो, यानी कि जुड़ाव हो, यहाँ पे जुड़ा ना होना, जुड़ाव हो, ठीक है, यानी कि विपरीत तरफ, ठीक है। पुरुष है तो महिला की तरफ, और महिला जो है वो आपके पुरुष की तरफ क्या होगी, आकर्षित होगी, जैसे माँ बच्चे, ठीक है, लड़के की तरफ, और जो पिता होता है वो अपने बच्ची की तरफ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना। तो जो ऑप्शंस आपको है, इसको अवस्था को क्या कहना है ये बताना है। नारिस्टिक अवस्था, ओडिपस अवस्था, ठीक है, ओपिडस कॉम्प्लेक्स, या फिर आपका होमोसेक्सुअल अवस्था, या आपका हेट्रोसेक्सुअल अवस्था। तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो इसका जो सही आंसर आपका जाएगा ओपिडस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। क्या जाएगा आपका, ओपिडस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ओपिडस कॉम्प्लेक्स की अवस्था में ये चीज़ें होती हैं कि जो विपरीत लिंग होते हैं उनकी तरफ झुकाव होता है, ठीक है। विकास के इस चरण में ओपिडस कॉम्प्लेक्स में बच्चे विपरीत लिंग के माता पिता की ओर आकर्षित होते हैं, जैसे पुत्री का पिता से जुड़ाव, पुत्र का माता के प्रति झुकाव ज़्यादा रहता है। ओपिडस कॉम्प्लेक्स मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत की एक अवधारणा है। सिग्मंड फ्रॉइड ने अपनी पुस्तक इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में उसकी अवधारणा की चर्चा की है। तो ये भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो आपकी अवधारणा है सिग्मंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया है। इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम में उनकी अवधारणा की चर्चा की गई है। ये बुक भी आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान में रखेंगे तो प्रश्न भी आपके दिमाग में हमेशा बना रहेगा, ठीक है। तो कौन सी अवस्था होगी जिसमें बच्चे अपने, ठीक है, लड़का अपने माता की तरफ और पुत्री अपने पिता की तरफ आकर्षित होगी, तो ओपिडस कॉम्प्लेक्स इस अवस्था को कहते हैं, ठीक है। तो 29 नंबर पे बच्चे आते हैं। 29 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि बच्चों का विकास निम्न का, ठीक है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है, ठीक है। सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विशेषताओं का, या फिर आपका सीखने और परिपक्वता का। तो देखिए इसका जो सही आंसर यहाँ पे जाएगा, सीखना और परिपक्वता आपके बच्चों के विकास का क्या होता है, परिमाण होता है। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। चलो आ जाते हैं अपने अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे हमारा क्या कह रहा है, 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है। और 30 नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, मोनोसोडियम ग्लूटामेट निम्न में से किसका रासायनिक नाम है। यानी कि आपका जो मोनोसोडियम ग्लूटामेट है, तो इसका रासायनिक नाम आपका क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शंस यहाँ पे आपके दिए हुए हैं, नमक, हल्दी, ठीक है, अजीनोमोटो, या फिर आपका जीरा।
तो इसका जो सही आंसर यहाँ पे आपका जाएगा अजीनोमोटो। क्या जाएगा आपका? अजीनोमोटो का रासायनिक नाम होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। अजीनोमोटो चीन तथा जापान के अधिकांश खाद्य पदार्थ में डाले जाने वाला एक प्रमुख घटक होता है। यानी कि यहाँ पे भारत में चीज नहीं खाया जाता भैया, चीन और जापान में एक खाद्य पदार्थ होता है जिसको आप भोजन में डाल सकते हैं, जिसमें मोनोसोडियम ग्लूटामेट शामिल होता है। इसका रासायनिक नाम होता है और क्या होता है? अजीनोमोटा। ठीक है, मोटो, मोटा नहीं बेटा, मोटो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी वाला सही जाएगा। ठीक है, तो सारे के सारे प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। 30 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे आपके सॉल्व किए हैं। अब आपको प्रश्न का एक जवाब भी देना है। ठीक है, इसका जवाब जो है आपको कमेंट के माध्यम से करना है और प्रश्न आपका यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न आपका यहाँ पे बताना है कि जो, ठीक है, कौन सा प्रश्न बोल रहे भाई? चलो प्रश्न आपको दे देते हैं। स्तनपान शिशु के जन्म से लेकर 8 महीने तक कराया जाता है। यानी कि आपका जो स्तनपान होता है ये कितने महीने तक आपको करा सकते हो? ठीक है, ये आपको बताना है। स्तनपान आप कब तक करा सकते हो ये आपको बताना है। बच्चे को दूध कब तक पिलाया जा सकता है ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये हो गया। दूसरा प्रश्न है शिशु को ठोस आहार देना प्रारंभ करने की प्रक्रिया को कहते हैं। यानी कि जो आपका शिशु होता है, अगर शिशु को आप क्या दे रहे हैं? ठोस आहार देना प्रारंभ कर रहे हैं, तो उस चीज़ को आप क्या कहेंगे? ठीक है, आहार योजना, पूरक आहार, संतुलित आहार, मिला जुला आहार। आप कमेंट करके इसको बता सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और साथ में आपने पूरे लेक्चर को देखा है, अच्छे तरीके से देखा है और आप क्विज के लायक हैं। तो जितने बच्चे डेली क्लास लेते हैं ज़रूर क्विज दिया करें। जो भी प्रश्न आपके बनाए जाते हैं क्विज में वो आपकी क्लास से ही लिए जाते हैं और इससे आपका क्या होता है कि आप एक बार क्लास लेते हैं और क्लास लेने के बाद आपका क्या होता है? क्विज होता है। क्विज में आपका क्या हो जाता है? पूरी तरह से रिवीजन हो जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रखिएगा बच्चे। ठीक है, तो सारे के सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। जो भी डाउट है आप कमेंट के माध्यम से या फिर जब भी टेलीग्राम आपका ओपन होता है उसमें आप कमेंट करके आप यहाँ से चीज़ें को पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली बताई जाएंगी। अगर और कोई भी डाउट है PDF से संबंधित, टेलीग्राम से नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो हमारा एक व्हाट्सएप नंबर है 63 077 81 2। इस पर आप व्हाट्सएप मैसेज करिएगा, जरूर आपको 1-2 घंटे के अंदर रिप्लाई दिया जाएगा और जो भी आपका समस्या होगा उसको समाधान किया जाएगा। बस ध्यान रखिएगा कि आपकी जो समस्या हो वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। जैसे आपको ग्रुप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं, आपको कोई प्रश्न में डाउट है, ठीक है, इस तरह से ये मत पूछना कि सर परीक्षा कब होने वाली है, कट ऑफ कितना जाएगा, ये सब फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, आप लोग अपने पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।